ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास का पहला चैप्टर, इसका नाम है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यही ना हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, यही ना, महात्मा गांधी। ये पुस्तक कहाँ से लिया गया है? इनका बुक कौन सा बुक था, याद है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यही ना, माई एक्सपेरिमेंट्स क्या है? इनके द्वारा लिखित एक ऑटोबायोग्राफी है, एंड ऑटोबायोग्राफी, यही ना, आत्मकथा, अपने जीवनी इसमें लिखे हैं, अपना अनुभव खुद से लिखे हैं। क्लियर? आते हैं यहाँ पर पेज नंबर 9 पैराग्राफ नंबर 17। आफ्टर ऑल, सबके बाद या इसके बाद, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कह रहा है कि भारत में हिंदुत्व में, हिंदुइज्म में या हिंदू की मान्यताओं में कुछ है, समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो अभी तक कुछ ऐसा चीज है हिंदुइज्म में छिपा हुआ है जो अभी तक अलाइव रखा है हमारी किसको? पुरानी सभ्यताओं, एंशिएंट, यही नहीं जी, एंशिएंट सिविलाइजेशन को क्या रखा है? आज भी जीवित रखा है। क्लियर हो गया पहला लाइन? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। आगे लिखा है इट हैज विटनेस, यह गवाह है, हमारा प्राचीन सभ्यता, हमारे भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन क्या है? विटनेस है, आंखों से देखा है अपना। इंडियन सिविलाइजेशन जो है यह विटनेस करता है, गवाह है, ही इज द विटनेस, या इट इज द विटनेस ना। प्राचीन सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता गवाह है किस चीजों का? अपनी आंखों के सामने बहुत सारे को देखा, जिसमें से दिखा कि बेबीलोनियन की सभ्यता, साइरिया सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता एंड इजिप्शियन सभ्यता, यही ना जी, इजिप्शियन। इन सभी सभ्यताओं को क्या करते हुए इन्होंने अपने आंखों से देखा है? डेवलप हुआ लेकिन मिटते हुए भी देखा, सिविलाइजेशन था लेकिन अभी नहीं है, था लेकिन वर्तमान में नहीं है। ये कैसे क्या हुआ? इसको हमारे प्राचीन सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता ने अपनी आंखों से गवाह है, उसके गिरते हुए देखा है। द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, किस तरह वहां की सभ्यता धीरे धीरे लाइफ कोडिंग जो था धीरे धीरे कैसे मिटते गए जीवन से। आगे कास्ट अ लुक अराउंड, चारों तरफ अपनी नजरें घुमाएंगे अगर इस दुनिया में, तो वेयर इज रोम? क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहे हैं गांधी जी कि वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, यानी कि रोम की सभ्यता कहाँ गई? वेयर इज रोम? रोम एम्पायर जो था ना, रोम साम्राज्य, कहाँ गए? वो भी मिट गया। वेयर इज ग्रीक, ग्रीक की सभ्यता कहाँ है? मिस्र देश की सभ्यता कहाँ है? GREEC, याद है ना ग्रीक का स्पेलिंग? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटाली ऑफ गिबोन? कह रहा है एक राजा था, राजा नहीं, इतिहासकार है ये, अंग्रेजी और इंग्लिश हिस्टोरियन। कौन थे ये? अंग्रेजी भाषा में खोज करने वाले या लेख लिखने वाले एक महान व्यक्ति थे, गिबोन, इनको कहा गया है इंग्लिश हिस्टोरियन। ठीक है, इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ सकता है घुमाकर कि इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम क्या है, तो पेज नंबर 11 पाएंगे। तो इनके द्वारा रिटन पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन। इसको ऑब्जेक्टिव में याद कर लेना है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये पुस्तक का नाम है, इन्होंने खुद लिखा है। यह व्यक्ति कह रहा है कि यह व्यक्ति जो गिबोन व्यक्ति है, अंग्रेजी के इतिहासकार थे, इन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ डाल देते हैं, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि गिबोन के द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम लिखें जिसमें रोम साम्राज्य को दिखाया गया है या रोम साम्राज्य का जिक्र किया गया है। वही कह रहा है कि रोम साम्राज्य में इटाली जो शहर था, जो गिबोन के द्वारा बताया गया, वो इटाली कहाँ रहा? वेयर इज इटाली, जिसको हिंदी में इटली शहर कहते हैं, जहाँ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का शादी हुआ है ना जी, वहाँ के होटलों में। तो वही करेंगे वेयर इज इटाली, गिबोन इटाली। गिबोन की जो कहानियां हम लोग पढ़े थे, इटाली भी था, एक रोम साम्राज्य भी था, वो कहाँ चल गया, उसकी सभ्यता कहाँ मिट गई? क्लियर है? और रादर द एंशिएंट रोम, या प्राचीन रोम कहाँ है? प्राचीन एंशिएंट रोम क्या होता है?
प्राचीन। तो 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे, वेयर इज प्राचीन रोम, पुरानी रोम कहाँ है, या फॉर रोम वाज इटली, या जो रोम के लिए क्या था, इटली था। यानी कि इटली क्या है, आज भी इटली है रोम साम्राज्य में, लेकिन हम बात करें सभ्यता की, पुरानी सभ्यता नहीं है, वहाँ सब लोग वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, यानी कि आधुनिक सभ्यता का शिकार हो चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए 17 में कोई डाउट, लिखना नहीं है, माइंड में सेव करते जाइए, हर जगह प्रयास करिए, इसको लिखिए। पढ़ने का क्या तरीका है, पेंसिल उठाइए, एक बार रीडिंग डालिए बिना समझे, रीडिंग डाल दिए, दूसरा पेंसिल में क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है, जो आपको लग रहा है कि भारी है, आज तक हम बचपन से नहीं जा रहे, मैंने हाईलाइट करना है। तीसरा में डिक्शनरी या गूगल की मदद से उसका वर्ड मीनिंग छांटना है। चौथा में फिर अपने से हिंदी में अनुवाद करके कोशिश करना है। तो 4 प्रोसेस है पढ़ने का, कॉपी करना नहीं है। 10th तक ठीक है, 10th तक ठीक है कि नोट्स बनाओ, 11-12 का मतलब माइंड में सेव करना है। कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट कर सकते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव बना के पूछ सकता है कि गिबोन के द्वारा रचित, जबकि विषय में नहीं है बाहर, लेकिन बाहर में जानकारी दिया है ना, आउट ऑफ सिलेबस का एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बन सकता है ऑब्जेक्टिव। तो इसका नाम ही याद करो, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी पतन, रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। मिटा दो, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। चलिए पेज नंबर 9 का नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे, 18 में। क्या लिखा हुआ है, गो टू ग्रीक, ग्रीक जाकर देखो, गांधी जी कह रहे हैं गो टू ग्रीक। पेज नंबर 9 और पैराग्राफ नंबर यहाँ एडिट कर देते हैं 18, चलो रिप्लेस कर दिए 7 को 8 से। लिखा है गो टू ग्रीक, जाओ ग्रीक को देखो, अभी क्या करो, ग्रीक को देखो, गो टू ग्रीक। वेदर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, सॉरी वेयर इज द वर्ल्ड, यहाँ जब हम ग्रीक में जाएंगे तो वहां के सभ्यता का नाम है एटिक सभ्यता, एटिक सिविलाइजेशन, यानी कि अटारी बोलते हैं। अटारी का मतलब क्या होता है, घर में अटारी होता है ना, कोई चीज रखने के लिए, अटारी का मतलब रेक, जो घर में सामान, जैसे मेरे घर में जाओगे तो रखा हुआ है सामान, तो उसी तरह अटारी क्यों, क्योंकि ऊंचा स्थान पे है। तो कह रहा है कि ग्रीक की सभ्यता को सबसे ऊंचा स्थान पे माना जाता था, जहां का नाम था एटिक सिविलाइजेशन। वो क्या वो अभी रहा, क्या वो अभी है वास्तव में अलाइव है कि नहीं, वो जाकर देखो। गो टू ग्रीक वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स and then look around you and you would be constrained to say yes I see here ancient India still living। सुनिए ध्यान से, करे पहले ग्रीक जाओ, ग्रीक जाकर देखो, जो नाम पहले लोग कहते थे बहुत सबसे बड़ी सभ्यता है एटिक सभ्यता, अटारी वाली सभ्यता जो सबसे फेमस है, सबसे नाम इसका पहले होता होगा, इसलिए नाम रखा गया है एटिक सिविलाइजेशन। जाकर देखो, अच्छा फिर देन कम टू इंडिया, फिर जाकर ग्रीक घूम कर आओ और इंडिया में आकर देखो, क्या देखो, 2 देश का जिक्र किया जा रहा है वहां की सभ्यताओं का। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड, और भारत में जाओ और वहां के प्राचीन जो आंकड़ा रखे हुए हैं, है ना, अभिलेख, एंशिएंट रिकॉर्ड्स जाकर यहाँ के म्यूजियम में देखो। आज भी म्यूजियम में मिलेंगे हमें पुरानी सभ्यताओं का गवाह है कि नहीं, म्यूजियम में जाएंगे तो, है ना जी, म्यूजियम्स, इसके जो रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स, पुराने जमाने का डॉक्यूमेंट्स, टूल्स जो राजा महाराजा यूज करते थे, हथियार, ये सब है ना। 5 जो खुदाई करके जो चीजें मिली है उसको म्यूजियम में क्या किया गया है, रखा गया है। पुरानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, टूल्स हो, यहाँ पर खास करके हिंदुइज्म में हमारे यहाँ स्कल्पचर मिले हैं, स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, ठीक है, मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां मिली है यहाँ पर, खुदाई हुआ है। तो वही कह कि भारत के जाकर प्राचीन रिकॉर्डों को देखो और एंड देन लुक अराउंड यू, और अपने चारों तरफ देखो, यानी पूरे देश का तुलना करो, एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट टू से, और तुम यह कहने पर विवश हो जाओगे। कॉन्स्टेंट मतलब विवश हो जाना, मजबूर हो जाना, लिख लीजिए मीनिंग। कॉन्स्टेंट मतलब विवश हो जाओगे, कहने के लिए मजबूर हो जाओगे, विवश हो जाना, विवश हो जाना या मजबूर हो जाना, ठीक है। कंस्टेंट, यू विल बी कंस्टेंट टू से, तुम मजबूर हो जाओगे, कहो कि यहाँ आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ मैं भारत में आकर देखा तो सच में यहाँ पर आज भी प्राचीन सभ्यता जीवित है। क्लियर हो गया, कोई डाउट?
कुछ नहीं, बस इस पैराग्राफ में तुलना किया गया है कि जाओ ग्रीक जाके देखो, पूर्वी सभ्यताओं को जाकर देखो, सॉरी पश्चिमी सभ्यताओं को जाकर देखो, जहां का सभ्यता बहुत उसका नाम था, जिसको अट्टारी सभ्यता कहते थे, एटिक सभ्यता बहुत नामी गिरामी था। अब फिर तुम इंडिया आकर देखो और इंडिया में रखे गए जो प्राचीन सभ्यताओं की साक्ष्य है, जो क्या बोलते हैं उसके एविडेंस है, उस एविडेंस को देखो, गवाह को देखो, और तुम्हें पता चलेगा यहाँ के म्यूजियम से, डॉक्यूमेंट से, टूल से, और जो मूर्तियां का खुदाई है, इन सब से पता चलेगा कि यहाँ पर विभिन्न सभ्यताओं को क्या हुआ है, प्रोग्रेस होते गया है और आज भी पाए जाते हैं। हमारे कल्चर में उसका प्रूफ मिलेगा कि आज भी हम पुरानी मान्यताओं को, अपने पुराने पूर्वजों के द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को आज भी हम लोग निभाते हैं। क्लियर? 19 में आते हैं, पैराग्राफ नंबर यहाँ लिख देते हैं, स्टार्ट आते हैं पैरा 19। क्लियर? ट्रू, सत्य में देयर वर डंग हिप्स टू। कह रहे कि इंडिया में और भी डंग हिप्स है। डंग हिप्स का मतलब क्या होता है? डंग सिर्फ ऐसे वर्ड है, डंग मतलब होता है गोबर, हिप्स मतलब उसका ढेर, गोबर का ढेर है। इसका मतलब कि इंडिया में और भी कुछ ऐसे जो दफन हुए हैं, आज भी वो क्या हुआ है, दफन हुए हैं। डंग हिप्स मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, वो नहीं लिखना है गोबर का ढेर। मीनिंग केवल जानो, रियल में मीनिंग होगा डंग मतलब गोबर, हिप्स मतलब ढेर। यहाँ पे कहने का मतलब कि आज भी भारतीय समाज में ऐसे कुछ दबे हुए हैं, इसकी खुदाई करेंगे तो और प्राचीन चीजों के बारे में हम जानकारी पा सकते हैं। ये हुआ डंग हिप्स का मतलब, यही ना। ट्रू, सत्य में देयर वर डंग हिप्स टू, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे छिपे हुए चीजें हैं, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। लेकिन इस डंग हिप्स के नीचे, इस ढेर के नीचे बहुत रिच, समृद्ध खजाना भरी हुआ है। रिच ट्रेजर्स, खजाना। आज भी इसकी खुदाई किया जाए तो बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी और मिला है। जैसे एग्जाम्पल में हमारे बगल वाले जिले में क्या है, नालंदा में, नालंदा विश्वविद्यालय, कैसे खुदाई से ही मिला है। ऊपर से पहाड़ बन गया था, जो पहाड़ को हटाएगा, टीला हटा, खुदाई हुआ तो नीचे से बिल्डिंग दिख रही, इतना फीट नीचे खुदाई हुआ तो बिल्डिंग मिला। तो पता चला कि यहाँ पे विश्वविद्यालय होता था। कुछ कुछ प्रूफ मिले, जैसे चावल जला हुआ है, आज भी वहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। चावल, हथियार और कुआं, हॉस्टल कैसे था वहाँ पे पढ़ने वाले जितने बौद्ध भिक्षु लोग आते थे, बौद्ध को धर्म का, अशोक सम्राट जो बौद्ध धर्म था ना, उसके बौद्ध भिक्षु लोग खास करके तिब्बत इधर से लोग आते थे, चाइना जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहाँ के लोग पढ़ाई करने आते थे और पूरे विश्व के लिए फेमस था। एक ही विश्वविद्यालय था पूरा ब्रह्मांड का, हम बात कर रहे हैं, बिहार नहीं। समझ लो बिहार कितना मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहता अगर, लेकिन अंग्रेजी क्या बोलते हैं इसको, मुस्लिम शासकों ने इसको क्या कर दिया है, पागल शासक है, इसको आग लगा दिया। लगभग 6 माह तक धुआं देते रहे, इतना उसमें पुस्तक और स्टॉक था। 6 माह तक धुआं, समझ लो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी हो गया। चलिए, तो कह रहे कि ये जो डंग हिप्स है, आज भी जो ढेर लगे हुए हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे रिच, समृद्ध खजाना छिपे हुए हैं। रिच ट्रेजर्स क्या है, इसके अंदर बरीड है, दफन किए हुए हैं। बरीड अंडर देम, बरीड मतलब दफन करना। एंड द रीजन व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड व्हिच हिंदुइज्म सेड बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। कह रहे हैं कि आज भी ये जो ढेर लगे हुए हैं, इसके अंदर जो खजाना छिपा हुआ है, इसका मुख्य कारण एक ही है कि जो आज भी सरवाइव कर रहा है, आज भी अस्तित्व में है, हमारा प्राचीन सरवाइव करना, SURVIV ना, आज भी सरवाइव कर रहा है, आज भी अस्तित्व में है, आज भी लिविंग है। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म में एक ऐसा चीज है, वो लोग इंड सेट किए हैं, सीमा सेट किए हैं कि वो डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। वो लोग हिंदुइज्म में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं भगवान पर, स्पिरिचुअल लाइन्स पे लोग टच करके चल रहे हैं, और बाकी सभ्यता मेटेरियलिज्म को पढ़े हैं ना जी, मेटेरियलिज्म। बस यही एक कारण है कि आज भी जो ढेर लगे, अगर खुदाई किया जाए तो हमें प्रूफ मिलेगा हमारी प्राचीन सभ्यता। क्यों? क्योंकि हमारे लोग, पूर्वज लोग, ये आत्मिक चीजों से जुड़े हुए रहते थे, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए थे। लेकिन और सभ्यताओं में भौतिकवाद है, वास्तुवाद है, मेटेरियलिज्म। बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। वही लिखा है कि एंड द रीजन व्हाई इट इज सर्वाइव, आज क्यों भी आज भी जीवित है प्राचीन सभ्यता, भारतीय सभ्यता, क्योंकि द इंड विच हिंदुइज्म सेट, जो सीमा हिंदुइज्म यहाँ के लोगों ने, हिंदुवासियों ने, भारतवासियों, हिंदुस्तान के वासियों ने सेट करके रखा अपने आगे, वो है डेवलपमेंट एलोंग मटेरियल। वो मटेरियलिज्म के साथ, वस्तुवाद के साथ विकसित नहीं हुआ है, बल्कि अपने पास धार्मिक गुणों को रखा है, धार्मिक चीजों को फॉलो करते आ रहा है, स्पिरिचुअल लाइन्स को। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो कोई पूछ लेगा क्यों आज भी है, तो यही 2 कारण है। हम लोग मटेरियलिज्म के पीछे नहीं भाग रहे हैं,
हमारी सभ्यता स्पिरिचुअल लाइन्स के पीछे भाग रही है, इसलिए आज भी उसका अस्तित्व देखा जा सकता है या लिविंग है। मिटा दो तो 19 भी खत्म। चला 19 था ना, कोई मीनिंग छूट गया? ठीक, नेक्स्ट आता है 20 में, पैराग्राफ नंबर 20। लिखा है कि आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, 3 वर्ड दिया है। आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज। आवर स्वराज मतलब स्वदेश, अपना राज्य, अपना देश। आवर स्वराज हिंदी वर्ड है, स्व मतलब अपना, स्वयं और राज यानी अपना देश, अपना राज्य, फ्रीडम के लिए। हाँ, फ्रीडम के लिए। तो आवर स्वराज है, तो कह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा संस्कृति, हमारा स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हम लोग डिपेंड नहीं करते हैं किस चीजों पर? अपनी इच्छाओं को बहुगुना बढ़ाने के लिए। मल्टीप्लाइंग वांट्स, हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते नहीं है। आगे सेल्फ इंडल्जेंस से अपने आप को उसमें डुबाते नहीं है। सेल्फ इंडल्जेंस, अपने आप को भगाते नहीं है इसके पीछे, दुनियादारी के पीछे, बल्कि बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स सेल्फ डिनायल, बल्कि हम लोग क्या लागू करते हैं? टिक मार दिए, क्या है? रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, इस पर प्रतिबंध हम लोग लगा के चलते हैं, लगाम है हमारे यहाँ। रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, अपनी इच्छाओं पर हम लोग काबू पाते हैं, नियंत्रण है। और दूसरा, इसलिए हम लोग अपने आप को सेल्फ डिनाइल करते हैं, मन की इच्छाओं को मारते हैं, अपने आप को मारना, सेल्फ डिनाइल करना। इसलिए हमारा समाज आज भी जीवित है, भारतीय सभ्यता आज भी क्या है? जीवित है। हम लोग अपने मन की इच्छाओं को मारकर आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि हमारे पुरानी रीति रिवाज, सॉरी जो पूर्वज होते यही नहीं किए थे जी, सेल्फ डिनाइल, सुख सुविधा वाला जीवन नहीं जीना है, कृषि के ऊपर या वैसा काम करना है जो हमारे हाथ और पैर से काम हो सके, यही था ना। चलो खत्म हो गया 20, 21 में, पारा 21। लिखा है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। कह रहा है कि यूरोपियन, जो यूरोपियन सभ्यता है ये सूट करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां के लोगों के लिए अच्छा है। सूटेड फॉर, ये सूटेड टू हुम? यूरोपियंस। जैसे हमारी भारतीय सभ्यता है तो भारतीयों को अच्छा लगता होगा, उसी तरह इसमें कोई शक नहीं है कि जो यूरोपियन सभ्यता है वहां पे रहने वाले जो यूरोपियन वासी है उसको ये क्या करता है? सूट करता है, पॉजिटिव चीज है इसके लिए, इसमें कोई हमको शक नहीं है। आगे, बट परंतु इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडियोर टू कॉपी इट। लेकिन यही यहाँ की सभ्यताओं को अगर इंडिया वाले कॉपी करेंगे या कॉपी करने के लिए इंडिया वॉर करेंगे, इंडिया वॉर मतलब प्रयास करना, इंडिया वॉर मतलब ट्राई योर बेस्ट, अपना भरसक प्रयास करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? इसका मतलब मीन होगा कि हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। रूइन मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, अपनी सभ्यता को बर्बाद करना। तो 2 लाइन समझ में आ गया। कह रहा यूरोपीय सभ्यता ठीक है, वहां के लोगों के लिए सूट करता है, वहां के लिए अच्छा है, लेकिन यदि भारतीय लोग, अगर इंडिया के लोग, इंडियंस, यदि कोई इंडियंस प्रयास करे, कोशिश करने का, इंडिया वॉर करने का, तो इसका मतलब ये है कि बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद, यहाँ की सभ्यता क्या हो जाएगी? बर्बाद हो जाएगी। दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन बाय अस। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसकी सभ्यताओं को नहीं मानता हूं या अगर मानूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज गुड है, जो चीजें अच्छा है और अपनाने के योग्य है, कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, जो चीजें अच्छा है एंड कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब स्वीकार करना, यही ना, एसिमिलेशन स्वीकार करना, अपनाना, गोद लेना। तो ऐसा नहीं है कि हम इन चीजों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, वी कुड नॉट अडॉप्ट, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं या इसको हम एसिमिलेट नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है।
2 लाइन समझ में आ गया? फिर से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, कि दिस इज नॉट शुड से दैट, यह कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग अपना नहीं सकते हैं या स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो चीजें अच्छा हो और स्वीकार करने के योग्य हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे अपना नहीं सकते, अपना सकते हैं, बट कंडीशन एक हम पढ़े हैं, ऑन द इनविल ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द इनविल निहाई पे ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वी कैन सर्च। और इसमें हम लोग क्या करते थे, ट्रूथ को, सच्चाई को हम लोग जानेंगे, पहले ट्रूथ को क्या करेंगे, फाउंड करेंगे, सच्चाई को जानेंगे, तब उसे अपने इंडिया सभ्यता में क्या करते हैं, लागू करते हैं। क्लियर ना? ये पढ़े थे ना पहले, इनविल ऑफ एक्सपीरियंस पे निहाई पे जांच करेंगे क्या है हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं। इसलिए हम लोग को कहा गया था ये लोग स्लो थिंकर है, स्लो अडॉप्टर है, बहुत धीरे धीरे अपनाते हैं कोई भी चीज को। क्लियर है? तो इसमें अंतर कोई डाउट नहीं। एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं कि इवन द यूरोपियंस, जो यूरोपियन लोग हैं, कहा गया, हाँ ये इवन द यूरोपियंस का मतलब ये भी नहीं है कि यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ मतलब अलग होना, उससे हटना, व्हाटएवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू, जो बुराइयां यूरोपीय सभ्यता में यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो इविल्स है उसको अपनाना या उससे दूर भागना। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये लोग इस बुराइयों से क्या करें, दूर भागे। इसका मतलब ये नहीं कि उससे दूर नहीं भागे, दूर भागना जरूरी है, क्योंकि लोग बोला था कि हम अपने रोम और ग्रीक के द्वारा जो पूर्वजों के द्वारा राइटिंग्स लिखा गया उसके बुराइयों से हम लोग छोड़कर अच्छाइयों को अपनाएंगे। पढ़े थे ना सेकंड पैराग्राफ में, तो वही चीज को करा है कि इसका जैसे कर दो समझना है कि भारतीय लोग कोशिश अगर करते हैं इसको कॉपी करने का तो पक्का है इसका मतलब ऋण होगा, बर्बादी होगी। ठीक है, दूसरा करा है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना ले रहे हैं कि जो उसमें अच्छे चीज है, इसमें अच्छे चीज है या जो स्वीकार करने के योग्य है, कैपेबल ऑफ एसिमिलेशन, उसको हम लागू कर सकते हैं, गोद ले सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं या उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो इसमें बुराइयां है ये लोग इसको छोड़े नहीं। यूरोपियंस को भी इसमें से बुराइयों को क्या करना है, पार्टिवित करना है, दूर भगाना है। क्लियर हो गया? तो ये क्लियर हो गया इसमें, 21 में कोई डाउट? चलो आगे। क्रेप्ट इनटू इट मतलब जो उसमें है, बुराइयां जो उसमें निहित है। चलो पैराग्राफ नंबर 22 मिटा दो ये सब। ठीक, 22 लिखा है कि द इंसेंस्ट मतलब कंटिन्यूअस सर्च, लगातार खोज, निरंतर खोज करना। मीनिंग है, इसको लिख दीजिए इंसेंस्ट मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस सर्च, कंटिन्यूअस लगातार होता है या निरंतर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, निरंतर, समय समय पर खोज करना। द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, भौतिक सुख सुविधा की खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल, एक ऐसा बुराई है, किसको बुराई कहा गया है, इट इज एन इविल, एंड इविल एक बुराई है, किसका जी, लगातार खोज करना, इंसेंस्ड सर्च, किस चीज का ये लोग खोज कर रहा है, कंफर्ट, मटेरियल, भौतिकवाद की सुख सुविधा, भोग विलास, लग्जरियस लाइफ, है ना, इसको बोल सकते हैं लग्जरियस लाइफ। ठीक है, तो भोग विलास के जीवन के पीछे समय समय पर इंस्टेंट निरंतर यानी समय समय पर जो खोज हुआ, यही एक सबसे बड़ी बुराई है। समझ में, अपने आराम के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने भोग विलास, अपने सुख के लिए मानव जाति ने एक से एक चीजों को डिस्कवरी किया, इन्वेंट किया कि नहीं किया। यही किसी भी सभ्यता की एक बड़ी बुराई है, एंड इविल। आगे, आई मेक बोल्ड टू से, और मैं साहस करता हूं एकदम ऊंची आवाज में बोलने के लिए हिम्मत के साथ, कि that the Europeans themselves will have to remodel their outlook, यूरोपियन को अपना विचार बदलना पड़ेगा, अपना जो आउटलुक है। मैं बोल्ड होकर कहता हूं, गांधी जी कह रहे हैं कि बोल्डली मैं बोलना चाहता हूं एकदम हिम्मत के साथ या ऊंची आवाज, बुलंद आवाज के साथ, कि यूरोपियंस को अपना आउटलुक बदलना होगा, माइंडसेट बदलना होगा। क्लियर है?
वहां की भी सभ्यता चेंज हो सकती है यदि यूरोपियंस लोग अपना क्या बदल रहे, लिखा हुआ है रीमॉडल करेंगे। अगर फिर से उसको अपनाएंगे, अपने आप को सुधारेंगे, रिफॉर्म करेंगे। रीमॉडल या रिफॉर्म करना, अपने आप को सुधारेंगे। क्या चीज सुधारना है? रीमॉडल देयर आउटलुक, अपने मनोविचारों को क्या करेंगे? सुधारेंगे। ठीक है, या सिंपल में माइंड सेट, क्या करेंगे उसको? माइंड सेट। माइंड सेट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां बताया गया था हैप्पीनेस जो मिल रही है, संतुष्टि जो रही है, वो मेंटल कंडीशन था, मनोस्थिति है। जब मनोस्थिति को सेट करेंगे, माइंड सेट को हम चेंज करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि गांधी जी, क्या नाम, महात्मा गांधी जी कह रहा है कि बोल्डली मैं यह कहना चाहता हूं कि यूरोपियंस को अपने आप को रीमॉडल करना पड़ेगा, अपना आउटलुक को या अपने माइंडसेट को रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? परिवर्तन लाना पड़ेगा सोच में, विचार में, रहने की तरीका में। आगे, इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। कब वो लोग बन सकता है? आउटलुक कब चेंज होगा? कब? जब वो स्लेव्स है। देखो जी, किसका स्लेव्स? हम बताए थे टेक्नोलॉजी का या मशीनरी जो दौर चला, मशीनरी युग, मशीनरी एज। मशीनरी एज का हम सब शिकार बन गए, प्रे बन गए। क्या बन गए? प्रे। प्रे मतलब शिकार, विक्टिम। विक्टिम मतलब शिकार। वही कह रहे हैं कि कब ये लोग सुधर सकते हैं, रीमॉडल कर सकते हैं? कब? एक ही कंडीशन है कि इफ दे आर नॉट पेरिश, यदि वे लोग नहीं पिसाए। पेरिश मतलब किसी को पेरिश करना, मतलब पैरों तले क्या करना? उसको मसल देना। पेरिश मतलब क्या होता है? मसल देना, कुचलना, दबा के रखना। तो यदि वे लोग जो सुख सुविधा का जो बोझ है, वेट ऑफ कंफर्ट्स, मटेरियलिज्म, जो भौतिकवाद, वस्तुवाद का बोझ है, उससे ये लोग अगर नहीं कुचले और दबे तब, यानी उसका जब गुलाम ना बने, तब वो अपने आप को रीमॉडल कर सकते हैं। बस सिंपल कह रहा है कि इफ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग सेल्फ। जिस सुख सुविधा की बोझ से वो दिन प्रतिदिन गुलाम बनते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसका दास्ता बनते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन नौकर बनते जा रहे हैं, यदि उसके प्रभाव से बच गए, तब अपने आप को रीमॉडल कर सकता है या रिफॉर्म कर सकता है, जिसके चलते उसका आउटलुक या माइंडसेट में परिवर्तन हो सकती है। क्लियर है यहां तक? आगे, इट मे बी डैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ये भी हो सकता है कि मेरा अनुभव या मेरा पढ़ना क्या है? गलत हो सकता है। गांधी जी कह रहे हैं कि इट में भी, मेरा जो अनुभव है, जो हम सीख के आए, जो देख कर वहां की संविधान को, हो सकता है गलत हो सकता है, मे बी रॉन्ग, बट परंतु मैं एक चीज जानता हूं, बट आई नो दैट कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू पुट सर्टेन डेट। गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? पेज नंबर इस पे देखेंगे तो मीनिंग लिखा हुआ है, देखिए हम बता रहे हैं। फ्रेज है गोल्डन फ्रेज, फ्रेज मुहावरा टाइप का होता है ना जी। द गोल्डन फ्लीस मीनिंग दिया है, पेज नंबर 11 पे आएंगे तो लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट टू अटेन, वैसी वस्तु जिसको पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है ना जी। जैसे हम कहेंगे कि समुद्र के अंदर जाकर क्या करो, मोती खोज के लाओ, तो कितना कठिन है। उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा, डाइविंग करना, समुद्र में रहना, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे, उसके लिए कई वर्ष तक ट्रेनर हमारे साथ रहेगा। उसी तरह कोई भी ऐसी चीज जिसको पाना अति संकट हो, अति मुश्किल हो, उसी चीज को बोलेंगे द गोल्डन फ्लीस। आगे लिखा है द गोल्डन फ्लीस ऑफ ग्रीक, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या किया गया है कि द गोल्डन फ्लीस ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी वाज वेल प्रोटेक्टेड बाय स्नेक्स एंड फ्लेम्स एंड टू सिक्योर इट जैसन हैड टू एम्प्लॉय द मैजिक ऑफ मीडिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे किया गया है कि ग्रीक भाषा में ये प्रयोग होता था, वहां की सभ्यता में एक माइथोलॉजी था, एक कहानी है कि यह जो गोल्डन फिश जो था किससे घिरा रहता था? सांपों से। समझ लो, एक ऐसा चीज था ग्रीक सभ्यता में बताया गया कि सांपों से घिरा रहता था और फ्लेम्स और आग वहां पर जलती रहती थी, यानी बीच में सोना रखा हुआ मान लेते हैं और इसके चारों तरफ आग की लपटें हैं और इसके बगल में चारों तरफ क्या है? सांप, बड़े बड़े अजगर जैसा जागर सांप है। अब वहां पर उसको जाकर पाना कितना कठिन काम है, इसलिए इसको मुहावरा बोला गया है द गोल्डन फ्लीस, जिसको पाना अति मुश्किल हो। एंड टू सिक्योर इट जैसन हैड टू एम्प्लॉय द मैजिक ऑफ मीडिया, और वहां पर इसको सुरक्षा देने के लिए गोल्डन फ्लीस को वहां पे जादूगर भी था, यानी जादूगरी मैजिक होता था। मैजिक ऑफ मीडिया का मतलब तुम्हारे वश में कर दे, तुम जाओगे तो उसी में तुम खो जाओगे। समझ में? एक दुनिया होता है कि मान लो वहां गए, जैसे तारामंडल में जाएंगे, जब चालू होगा तो लग रही है हम आसमान में आगे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, पूरा प्लैनेट दिखाई देगा। पटना में गए तारामंडल,
तो जाकर देखिएगा। हम बहुत छोटा थे तब गए थे, तो महंगा हो गया होगा टिकट, या कभी मौका मिलेगा तो हम लोग चलेंगे घूमने। दिन में ही कितना अंधेरा हो गया, और पूरा ग्रह हमको दिखाएगा, समुद्र के ऑर्बिट, सॉरी सूर्य के ऑर्बिट को, जितने हमारे प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स के ऑर्बिट को दिखाएगा, कहानी बताएगा कैसे कैसे क्या हुआ होता है ना सब। ठीक, आगे बढ़े। यानी सिंपल में इंडिया के लिए वार्निंग दे रहे महात्मा गांधी जी की भारतीयों को क्या करना चाहिए। भले हो सकता है मेरा यह अनुभव गलत हो, मेरा रीडिंग गलत हो, लेकिन आते हैं सिलेबस पर 22 में, बट आई नो डैट, लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीयों को आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ, इन लोगों के पीछे भागना ये गोल्डन फ्लिस की तरह है ना। ये जो आधुनिकवाद है, आधुनिक सभ्यता है, फैशनेबल है, टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे भागना कि अपने मौत को बुलाने के समान है। कोट टू डेथ, अरे समझ में दिया हुआ मीनिंग, कोट सर्टेन डेथ, अपने मौत को, जिसे कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, कोई बैल जा रहा है तो हम जाके लड़ेंगे उससे नहीं ना, नहीं तो सिंह से मार को ऊपर फेंक देगा तो आ भाई मुझे मार वाला हालत नहीं करना। भारतीयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह जो है दुनियादारी मोह माया का जाल है, अगर इसके पीछे भागेंगे तो पक्का है कि मृत्यु फिक्स है। यानी कि और वो है भी, है कि नहीं है। जितना मान लो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना एक्सीडेंट, उतना शरीर को हानिकारक चीजें पहुंच रही है। या हम भी पहने हुए हैं घड़ी, इसमें क्या है, सेंसर लगा हुआ है। इस सेंसर जो है इसमें कैंसर होने की आशंका रहती है। जो सेंस वेंस जो चल रहे हैं ब्लड, जब इस पर फोन आता है तो यहाँ पे ग्रीन बत्ती जलती है। जब सेंसर इसको काम करेगा तो इसमें उसको हानि पहुंचाएगा कि नहीं, क्या चमड़ा हो सकता है चमड़ा पे कोई एलर्जी हो जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो जितना टेक्नोलॉजी है उतना, लेकिन हम लोग क्या है इसका दास्ता हो चुके हैं, हम गुलाम हो चुके हैं, इसलिए छूट नहीं रहा है ना। स्मार्ट वॉच रखेंगे, स्मार्ट फोन्स रखेंगे, क्या है फैशन है केवल, लेकिन इसका हानि कहाँ पहुंच रही है, हमारे पर्यावरण को, हमारे मानसिक स्थिति को और हमारे शरीर को, मानव जाति को पहुंच रहा है। आगे बढ़ो। ठीक, लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, करेंगे चलो हम लोग अपने हृदय पे लिख लें। इनग्रेव मतलब क्या होता है, इनग्रेव का मतलब देखा होगा, सील बनाने वाला को देखा है, डिजाइन बनाता है, हथौड़ी से मारता है, तो उसी क्रिया को बोलते हैं इनग्रेव। इनग्रेव मतलब कुछ खुरेदना, उस पर मार्क करना, कोई पत्थर है मार मार के उस पर चिन्हित करेंगे, उसी को बोलते हैं इनग्रेव। इनग्रेव मतलब क्या होता है, उकेरना, कोई चीज को उकेरना। तो कह रहे कि आज हम सब लोग अपने दिल पर लिख लें, इसको इनग्रेव कर लें कि क्या करना है। आगे बढ़ूं। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, अपने हृदय को इसको याद कर लें, रख लें कि द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, जो पश्चिमी दर्शन शास्त्री हैं, फिलोसफर वेस्टर्न, ये कौन होता है मालूम है, दर्शन शास्त्री इसको बोलते हैं। फिलोसफी पढ़े हो विषय, जो आर्ट्स लिया उनको पढ़ना होगा, साइकोलॉजी फिलोसफी ये सब। कहाँ गया जी, फिलोसोफर, फिलोसफी का जो होता है, दर्शन शास्त्री जो होते हैं। तो पश्चिमी जो दर्शन शास्त्री है, फिलोसफर है, उनका क्या कहना है, इसको मिटा देता हूं तो मैं बताता हूं, सुन लीजिए। बाईस पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से देखना। चलिए आगे बढ़ो। तो हम लोग कह रहे थे, हाँ लिखा है कि एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उनका क्या कहना है देखेंगे। मार्क हो गया क्या इसका, चलिए। वेस्टर्न फिलोसफर, एक दर्शन शास्त्री है, यह महान व्यक्ति है। उन्होंने क्या कहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जिसको हम पहले भी बताए थे, प्लेन लिविंग का मतलब सिंपल जीवन, सिंपल जीना, यही ना जी, सिंपल साधारण जीना होना चाहिए, जीवन होना चाहिए, एंड हमारा उच्च विचार होना चाहिए। महात्मा गांधी का, इनके द्वारा हम सुने कि ये लोग कहते थे, लेकिन आज हम जानेंगे कि कोई पश्चिमी सभ्यता के महान व्यक्ति ने कहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना चाहिए मनुष्य को, हायर थिंकिंग, यही ना जी, हाँ हाई थिंकिंग। पहले भी मैं एक बार लिखवा चुका हूँ, 10th क्लास वाला ले रहे थे तो शायद। साधारण जीवन उच्च विचार, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। टुडे इट इज सर्टेन, और यह आज निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कह रहे कि बहुत सारे लाखों की संख्या में हम देखेंगे तो बहुत लोग अच्छा जीवन नहीं जीते हैं।
हाई लिविंग्स को नहीं जीते हैं। ऐसा हकीकत, ज्यादा गरीबी पाई जाती है देश में, है कि नहीं गरीबी, ज्यादा मिडिल फैमिली के लोग आते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोग हाई लिविंग रखते हैं। कुछ परसेंट लोग बिजनेसमैन हो या जिसका अपना खेती बाड़ी हो, मतलब बहुत सारा व्यापारी हो या बड़े बड़े नौकरी या बड़े बड़े तानाशाही पदों पर हो, अधिकारी हो, उन लोग के यहाँ हाई लिविंग रहता है। हम बात कर रहे हैं हाई थिंकिंग का नहीं, हाई लिविंग का, इसका उल्टा हम बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा गौर से कि ऐसा देखा जाता है हाई लिविंग बहुत कम लोग हैं। वही लिखा है कि आज निश्चित है, आधुनिक काल में निश्चित है कि द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, लाखों की संख्याओं में उन लोग का जीवन उच्च जीवन नहीं हो सकता है या नहीं है, अभी वर्तमान में गरीबी है। एंड वी द फ्यू, हम लोग कुछ हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ध्यान से सुनो। हु प्रोफेस मतलब पेशा बना लेना, हम लोग का एक काम हो चुका है। आम आदमी की बात कर रहा है कि आम आदमी मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, किसके लिए सोचना, हम लोग जैसे दुनिया चले उसके भीड़ के पीछे भागने लगते हैं। थिंकिंग ऑफ मासेस, मासेस मतलब पीपुल, भीड़ के पीछे, जैसे देने दुनिया जाएगी भेड़ बसा, जिधर एक भेड़ जाता है उधर पूरा भेड़ पीछे पीछे जाती है। वही हालत आज हो गई मनुष्य जाति का। एगो 5G मेरा स्टाफ खरीदा तो हम खरीद लिए, है ना, है कि नहीं? लाइक एग्जाम्पल है कि नहीं? भेड़ ये ला कि हम मासेस के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते कि हमारा जीवन क्या, हमको क्या करना चाहिए। जैसे दुनिया जा रही है उसके पीछे पीछे हम भी भागते जा रहे हैं। आगे टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस रन द रिस्क, हम लोग रिस्क लेना चाहते हैं। कहता है हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम नहीं डरने वाले हैं टेक्नोलॉजी से। रन द रिस्क, हम लोग जोखिम उठाते हैं। रन द रिस्क। नेक्स्ट इन अ वेन, वेन मतलब बेकार में, वेन मतलब क्या होता है मीनिंग? वेन मतलब बेकार में, बेकार में। इन वेन हम लोग बेकार में खोज करते हैं। इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, हम लोग क्या करते हैं? सर्च इन वेन, सर्च इन वेन। बेकार में हम लोग खोज करते हैं, किस चीज के लिए? हाई लिविंग के लिए, उच्च जीवन बिताने के लिए हम लोग एक से एक चीजों को खरीदते हैं, अपनाते हैं या मानते हैं, या दुनियादारी में मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, वास्तुवाद के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक सुख विलास या सुख भोगने के लिए हम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं। जैसे दुनिया चल रही है वैसे हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन इसका क्या घाटा हो रहा है? वी आर मिसिंग हाई थिंकिंग। जो प्रोफेसर कहे हैं, जो फिलोसफर साहब कहे हैं, हम लोग की उच्च सोच दिन पे दिन घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग उच्च लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहते हैं। लोग कहता है कि शहरों में लिविंग स्टैंडर्ड का क्वालिटी बहुत हाई रहती है, लिविंग स्टैंडर्ड, है ना जी। लेकिन इसका घाटा कहाँ जा रहा है? घाटा ये जा रहा है कि हमारा पर्सनल व्यक्तिगत उच्च सोच दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हम लोग सोचेंगे तो केवल जितना टेक्नोलॉजी कहेगा वहीं तक लाइफ सीमित है, माइंड, लेकिन इसको ऊपर और भी कुछ जीवन है जिसको आत्मिक जीवन कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं, जो हमारे पूर्वज लोग माना करते थे। लेकिन आज वर्तमान में इंडियन लोग भी शिकार होते जा रहे हैं, उनमें से हमारे जैसा लोग भी हैं। क्लियर है? आप और हम सब हैं। पैराग्राफ नंबर 23 में आते हैं। 23 खत्म हो गया। 22 कोई डाउट? मैंने छूटा नहीं ना कोई? हाँ, हर एक पॉइंट को पकड़ के जाना है, शब्दों को नहीं छोड़ना है। चलिए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। 23 पारा 23 लिखा है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता क्या है अगर वास्तव पद में देखें या वास्तव रूप में देखें तो कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन। सुन लीजिएगा ध्यान से, अब कंक्लूजन दिया जा रहा है, लास्ट में बंद हो रहा है कहानी। सिविलाइजेशन क्या है? अगर हम इसका रियल मीनिंग देखें, रियल मीनिंग ऑफ द टर्म, इस टर्म का मीनिंग अगर देखें, रियल मीनिंग, तो सभ्यता क्या है? सभ्यता कंसिस्ट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ क्या चीज का? कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग। आगे बढ़ते हैं। बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंड्स, मल्टीप्लाइंग क्या?
क्या हमारा बढ़ रहा था? मन की इच्छा। इसको महात्मा गांधी जी बोले रेस्टलेस बर्ड। क्यों? जितना इसको मोर इट विल गेट, मोर इट्स वांट्स विल बी इंक्रीज। जितना इसको दीजिएगा उतना इसका इच्छा बढ़ती जाएगी मानव जाति का। वही कहा कि हमारा मन जो है वो हमारा सिविलाइजेशन कंसिस्ट नहीं होना चाहिए किस चीज का? बहुगुना वांट्स का। हम बताए थे हमारी आइडिया, हमारी थॉट्स, हमारी डिजायर्स, हमारी पैशंस, हमारी इच्छाएं, ये सब बहुगुना नहीं होना चाहिए, बढ़ती नहीं रहनी चाहिए, बल्कि टिक मार देते हैं। देखो जहां क्रॉस कर रहे हो नहीं होना चाहिए, जहां टिक मारे हो होना चाहिए सभ्यता में। क्या होनी चाहिए? डेलिबरेटली। डेलिबरेटली मतलब इच्छा पूर्वक, अपने मन से, जानबूझकर या अपना इच्छा से, डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी, स्वेच्छा। ये मीनिंग वॉलंटरी मतलब क्या होता है? स्वेच्छा, अपनी इच्छा से। वॉलंटरी जानबूझकर और अपने इच्छा से हमको रिस्ट्रिक्ट करना है किन चीजों पर? वांट्स पर। बस यही सभ्यता है। रिस्ट्रिक्ट, प्रतिबंध लगाने ही अपने स्व इच्छा से हमें अपनी इच्छाओं पर काबू करना है, अपने ग्रीडीपन को काबू करना है, अपने लालचपन जो है हमारे अंदर भावनाएं है कि नहीं हमको और चाहिए, इस पर नियंत्रण पाने की अति आवश्यकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? सिविलाइजेशन इस जो पद है इसका रियल टर्म का, इस टर्म का मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि सिविलाइजेशन शुड नॉट बी कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग वांट्स, डिजायर्स, पैशन, थॉट्स, आइडियाज, बट it should be consist of deliberate and voluntary restriction on wants। इच्छाओं पर काबू होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, उससे सिविलाइजेशन बना है। क्लियर है? आगे, दिस अलोन इंक्रीजेस एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट। और जब हम अपने प्रतिबंध लगा देंगे अपनी इच्छाओं पर, यही है जिससे हमें फायदा होगा, बढ़ावा मिलेगा। किस चीज को? दो चीजें। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वृद्धि होगी हमारे जीवन में, इंक्रीज। और दूसरा प्रोमोट, विकसित होंगे हम। प्रोमोट, किसी का प्रमोशन होने का मतलब क्या? उसका पद क्या हो गया? और विकसित हो गया और बड़ा अधिकारी बन गया, है ना जी। आज छोटा बाबू है तो कल बड़ा बाबू, फिर बड़ा बाबू से कुछ और बन जाएगा, है ना, ऑफिस में। उसी तरह डीएसपी है तो कल एसपी हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि दिस अलोन, यही है जो हमारी चीजों को विकसित कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है। किस चीज को इंक्रीज कर सकता है? उसका नाम है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, परम सुखम। बोले थे ना, कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। हमारे मन के संतोष को, हमारे मन के सेटिस्फैक्शन को कौन बढ़ा सकता है? यही सिविलाइजेशन। कब? जब हम अपने मन की इच्छाओं को या अपने वांट्स को मल्टीप्लाई न करके उस पर काबू पाएंगे तब, लेकिन स्वेच्छा से, वॉलंटरी यानी अपनी इच्छा से। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो ऐसे करने से हमारी मन की संतुष्टि में बढ़ावा होगी, हमें खुशी मिलेगी, हमारा मेंटल जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता है, जो मेंटल कंडीशन है, वो हैप्पीनेस रहेगा, खुश रहेंगे हम, संतुष्टि रहेगी जीवन में। आगे, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। हमारे अंदर बहुत, देखो यहाँ लिख देता हूं उसको, क्लियर मिटा दूं ऊपर। चलिए 23 में हम लोग लास्ट लाइन को थोड़ा बढ़िया समझना है। क्या कह रहा है कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाएंगे तो ये दो चीज करेगा। क्या करेगा? यहाँ पर मैं एरो मार्क डाल कर सकता हूँ, पैराग्राफ नंबर 23 है ये। इंक्रीज करेगा, प्रमोट करेगा, किस चीज को? ये दोनों को करके क्या चीज करेगा? कंटेंटमेंट, हमारे संतुष्टि को। क्लियर है? अच्छा, नंबर 1 ये हो गया इसका नंबर 1। दूसरा इससे क्या फायदा होगा और तीसरा क्या फायदा होगा? असली खुशी हमारे जीवन में आएगी, रियल हैप्पीनेस, असली आनंद आएगा जीवन में जीने का। कब? जब हमारे अंदर संतुष्टि बढ़ेगी तब। और तीसरा, सेवा करने की क्षमता हमारे अंदर रहेगी, काम करने की कैपेसिटी ऑफ सर्विस। यानी तीनों चीज में क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब? जब हम अपने वांट्स पर रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध लगाएंगे तब। क्लियर हो गया कंसेप्ट? बोर्ड पर देखिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि ऐसी स्थिति रहेगी जब हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीज एंड प्रमोट करेगा, वृद्धि होगी और विकास होगा हमारे 3 चीजों में। हमारी कैपेसिटी ऑफ सर्विस, काम करने की, सेवा करने की क्षमता में। दूसरा, हमारे मन की संतुष्टि। और तीसरा, हमें आनंद, खुशी मिलेगी, वास्तविकता खुशी प्राप्त होगी। कब? इसका एक ही कारण है, हमें क्या करना है?
वांट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने, प्रतिबंध लगाने। चलिए फाइनल पैराग्राफ में आते हैं, क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ। इसके पीछे भी है क्या? देखिए पेज प्लेट का। ठीक, एक चैप्टर एंड हो गया। चलिए पैरा नंबर 24 लिखा है कि a certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help। कह रहा है कि कुछ हद तक a certain degree, कुछ हद तक अनिश्चित, a certain हद तक, अनिश्चित हद तक, a certain degree तक या कुछ सीमा तक, क्लियर है? कुछ निश्चित सीमा तक हमें दो चीज चाहिए। ए फिजिकल हार्मोनी, हार्मोनी मतलब मेल मिलाप, हर समय में भौतिक मेल मिलाप होनी चाहिए, हार्मोनी। ये एनसीईआरटी में एक कहानी था, याद है 10th क्लास में, हार्मोनी विथ नेचर स्टोरी है, पढ़े होंगे शायद, चलना होगा, सीबीएसई का ही बात करें। तो फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट, भौतिक सुख सुविधा और उसके साथ सामंजस्य, इसका शुद्ध हिंदी होता है सामंजस्य, यानी कि मिलजुल कर चलना, सामंजस्य, हार्मोनी, मिलकर चलना। तो कुछ हद तक भौतिक सामंजस्य और सुविधा जरूरी है। गांधी जी भी कह रहे हैं कि आज के वर्तमान के अनुसार कुछ हद तक, यानी कि उसमें डूब नहीं जाना, कुछ हद तक इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, इट इज आवश्यक, या क्या है? कुछ हद तक इट इज नेसेसरी, आवश्यक है आज के आधुनिक काल में या आधुनिक सभ्यता में, नेसेसरी है, आवश्यक है, जरूरी है। बट परंतु above a certain level, लेकिन कुछ सीमा के बाद, above a certain level it becomes a hindrance instead of help, ये मदद के जगह पर हमारे लिए बाधा बन जाता है। हर समझ में? जैसे एग्जांपल के लिए देते हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, एग्जांपल के लिए देते हैं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड से मेरे खाता में पैसा नहीं है और मैं उसको प्रयोग करके ऑनलाइन कुछ सामान खरीद लिया, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल 5 मार्च को आया और जमा करना है और मेरे खाता में पैसा नहीं, उसको पैसा चुकाने के लिए, तो वह मदद हमारे लिए क्या हो गया? बाधा बन गया कि नहीं बन गया? है ना? उसी तरह मान लो ईएमआई पे मोबाइल लेनी है और दुकान में बोले भैया ठीक है 5,000 ले लो, फिर मेरा सैलरी आएगा तो अगला माह में देंगे, लेकिन अगला माह में मेरे पास अगर नहीं आया सैलरी, तो यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक बाधा बन रहा है कि नहीं बना जीवन के यापन करने में, है ना? वही कह रहा है कि कुछ हद तक तो ठीक है, आधुनिक सभ्यता में सुख सुविधा या भौतिक सामंजस्य जरूरी है मिलाकर चलना, लेकिन ज्यादा ये मदद करने के बजाय हमारे लिए बाधा बन जाती है, रुकावट बन जाती है। हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट या बाधा। क्या होता है? रुकावट या बाधा। क्लियर? इसमें कोई डाउट? संगीता रसम में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए therefore the ideal of creating an unlimited number of wants, satisfying them seems to be a delusion and a snare। delusion means क्या होता है? delusion का मतलब समझते हैं? मिसलीडिंग करना या मिसकंसेप्शन। delusion मिसलीडिंग करना, गलत राह पे ले जाना, यही ना होता है जी? या गलत नेतृत्व करना, या मिसकंसेप्शन मतलब गलत समझ लेना, या गलत उसका समझ होना हमारे पास, मिसकंसेप्ट है हमारे पास, मिसकंसेप्शन ना। अब सुनिए क्या करें, इसको ध्यान से समझना है। अंत वाला तो सब वाला, एंड इज वेल ऑल इज वेल, है ना कहावत। लिखा है इसलिए यह जो आइडिया है कि हमें, कौन सा आइडिया का हम बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं, सिंह वाला आइडिया नहीं, an idea sorry an unlimited, जो असीमित है हमारे जीवन में, असीमित जो है, और नंबर ऑफ वांट्स, इच्छाओं की संख्या क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड इच्छा है हमारे मन में, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, असीमित इच्छाएं हैं। आगे एंड सेटिस्फाइंग दिस, और इन इच्छाओं को पूरा करना, सेटिस्फाइंग मतलब क्या? पूरा करना, सेटिस्फाइंग, FIING, इन असंख्य इच्छाओं को संतुष्ट करना या उसे पूरा करना,
ये कैसा प्रतीत होता है, एक महाजाल की तरह या एक डिल्यूजन की तरह। डिल्यूजन का मतलब देखे होंगे, एक फोटो रहेगा, फोटो ऐसे से मूव करेंगे तो 2-3 पिक्चर एक में दिखता है, उसी को बोलते हैं डिल्यूजन। अरे समझ में, कोई चीज रहेगा उसमें कहेगा 5 आदमी को खोज के बताओ, और सही में इधर उधर पलट के कर देखेंगे फोटो तो उसमें 5 आदमी दिखाई देगा। तो वैसे चीज जो देखने में आकर्षक हो लेकिन उसमें आप उलझ जाए, उसी को बोलते हैं डिल्यूजन। जो आपको मिसलीड करे, गलत राह पे ले चले, मिसकंसेप्शन करे, जो आपको गलत समझ दे, वैसे चीजों को बोलते हैं डिल्यूजन। तो वही हाल इच्छाओं का। मल्टीप्लाइंग वांट्स वो क्या है, एक जाल है, इट इज अ स्नेयर। जिसे सिटी को स्नेयर बोला था ना जी, कि शहरों में डाकू रहते हैं, लूटते हैं लोगों को, उसी तरह हमारी मन की जो इच्छा है हमारे लिए एक जाल है। अगर इसमें जितना इंडल्ज होंगे उतना और उलझते जाएंगे। क्लियर है? और सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग मतलब इसको पूरा करना, ये क्या है, ये निश्चित है कि इसमें उलझना, एक जाल की तरफ फंसते जाना है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कहा कि एक व्यक्ति मान लेते हैं कोई भी हो, उसकी भौतिक जो आवश्यकता है, वंस फिजिकल नीड, वंस फिजिकल नीड्स, नीड्स मतलब क्या, आवश्यकता है, जरूरतें, उसकी जो भौतिक रूप से जिंदगी जीने की जरूरत है। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, उसकी अपने जो व्यक्तिगत इंटेलेक्चुअल जो जरूरी है व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए, नैरो सेल्फ मतलब अपना स्वयं का जो उसको जरूरी चीज है, इंटेलेक्चुअल जो जरूरी है, परिपक्व वाला काम वाला चीज, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, एक बिंदु पर आकर वो पूरा होना चाहिए। मान लो हमारे अंदर जो जरूरत है, हमको भोजन चाहिए, तो भोजन हमको टाइम से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कपड़ा चाहिए, या कोई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना है तो हमको भी वो टेक्नोलॉजी में ढालना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि एक व्यक्ति का अपना भौतिक आवश्यकता या उसका अपना नैरो सेल्फ, व्यक्तिगत अपनी चीजों को, जो इंटेलेक्चुअल चीज है, जो एकदम बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है, उसको पूरा करने के लिए किसी न किसी बिंदु पर उसको मिलना ही पड़ेगा। डेट मीन्स मेटेरियलिज्म का शिकार होना ही पड़ेगा। बिना मेटेरियलिज्म का आज मतलब अभी वर्तमान 2024 में जीना मुश्किल है कि नहीं? बिना मोबाइल का हम रह सकते हैं, अभी की चीज में नहीं रह सकते, लेकिन पहले था। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता गया, जैसे जैसे हमारा वातावरण बदलती गई, लोगों की मानसिकता बदलती गई, मशीनीकरण होता गया, सभ्यता बदलती गई, वैसे वैसे हम अपने आप को क्या करते हैं, ढालते गए। वही कह रहे हैं आगे, इट टू मीट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, और उस जगह पर मिलेगा जहां पर उस स्पॉट का नाम दिया गया है मृत जगह, डेड स्पॉट। आज नहीं तो कल हानि होना जरूरी है मेटेरियलिज्म से। और बात तो सही है ना जी? जो चिड़िया घरों में आती थी चावल खाने, आज टावर के सिग्नल से या और कुछ भौतिक के कारण जो है, पर्यावरणीय कारण से हम लोग के रहने के लायक अनुकूल, उसके रहने के लायक अनुकूल वातावरण नहीं है, इसीलिए दूसरी जगह माइग्रेट हो गई या विलुप्त हो गया प्रजाति है ना। जो हम छोटे थे तो गिद्ध देखते थे, गिद्ध वल्चर, बहुत बड़ा पंख आता था, और गाय भी जहाँ मरती थी उसको मांस को खाने आता था, बहुत ऊपर से उड़ के आएगा, लगा कि कितना बड़ा जहाज टाइप का आ रहा है, वो सब गायब हो गया। जबकि वो प्रकृति के लिए अच्छा था, जितने जानवर मरते थे वो सब लोग खा जाते थे, जिससे रोग नहीं होता था, साफ करता था। ऐसे ही प्रकृति ईश्वर ने बनाया है ऐसे ऐसे चिड़ियाओं को, लेकिन उन लोग के रहने के लायक अभी प्रदूषित इतना हो गया है कि वो नहीं रह पाए, या तो विलुप्त हो गए या किसी अन्य देशों में जाकर माइग्रेट हो गए, प्रवासी पक्षी बन गए होंगे। क्लियर है? तो वही करें कि आज नहीं तो कल हमें इस पॉइंट पर आकर मिलना है, वो हमारा पर्सनल इच्छा हो या कॉमन इच्छा हो या जरूरतें हो, किसी न किसी दिन इसका डेड पॉइंट है, यानी डेड स्पॉट है, अंत है। आगे, बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्टसनेस, वोलुप्टसनेस मतलब जहरपन, जहरीला चीज को बोलते हैं। मीनिंग लिखा हुआ है, लिख देता हूं यहाँ पर, VOLUPTUOUSNE, कितना बड़ा है, वोलुप्ट्यूसनेस, वोलुप्ट्यूसनेस है ना, वोलुप्ट्यूसनेस, इसका देख लीजिएगा मीनिंग, इसको हम डाल देते हैं होमवर्क में। वोलुप्ट्यूसनेस मतलब जहरीला चीज है, आज नहीं तो कल या भौतिक रूप से या इंटेलेक्चुअली मेंटली रूप से, मेंटली यह हमको पॉल्यूट करेगा, प्रदूषित कर देगा, यानी इसका हम शिकार हो जाएंगे। वोलुप्ट्यूसनेस मतलब जहरीला चीज, आज नहीं तो कल इसका हम लोग क्या हो जाएंगे, शिकार हो जाएंगे। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, लास्ट में मीनिंग इसको देखेंगे क्या है। तो आगे बढ़ो, सेकंड लाइन इस पेज का, अ माइंड मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, एक व्यक्ति को या एक सामाजिक प्राणी को या मानव जाति को अपना भौतिक और सांस्कृतिक जो परिवेश है, सर्कमस्टेंसेस है, उसको व्यवस्थित करना चाहिए।
समझ में, मैनेज करके चलना चाहिए, सो दैट, क्योंकि यह ऐसा हो कि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, कि मानव सेवा करने में ये सब चीजें बाधा न हो, इसलिए अपने आप को फिजिकली रूप से, इंटेलेक्चुअली रूप से अपने आप को ढाल के रखना है, व्यवस्थित करके रखना है कि आप ही के रास्ता में वह हेल्प के बदले हिंड्रेंस न बन जाए। बस यही कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? लास्ट एक बार और रिवीजन करा देता है। अ मैन मस्ट अरेंज, एक व्यक्ति अपने आप को इस तरह से ढाल ले, व्यवस्थित कर ले, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपने परिवेश को, कि दे डू नॉट हिंडर हिम, कि उसको आगे चलकर वो बाधा न बने, उसके रास्ता को ब्लॉक न करे, इन इज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव सेवा करने के रास्ते में बाधा न हो, ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जो जितना उसके मानव की जो प्राणी का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो सब ह्यूमैनिटी में लगना चाहिए। उसमें हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा फैशनेबल, हमारा मन की इच्छाएं, हमारा अनकंट्रोलेबल डिजायर्स या अनियंत्रित इच्छा मल्टीप्लाई ना होना चाहिए, या उसका प्रभाव हमारे आगे आकर क्या होना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए। तो इसमें हम लोग यही सीखें कि हमें फैशनेबल चीजों से दूर रहने की जरूरत है, या जितना हमको हो सकता है बेसिक चीज लेना है, जीने के लिए तो लेना ही पड़ेगा, बेसिक चीज लेना है, लेकिन लिमिट होता है। देयर शुड बी अ लिमिट, देयर शुड बी सेट अ बाउंड्री। हम लोग क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री सेट करके रखना चाहिए अपने जीवन में, किस तरह जीवन जीना है, नहीं तो फिर वही होगा कि हेल्प के बदले वो हमारे लिए आगे चलकर हिंड्रेंस बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। दलील हो गया? पेज नंबर आगे आते हैं, उस पर लिखा है कुछ क्वेश्चंस, उसको कल 3 तक हम बोले थे लिख के लाने के लिए, लिखे होंगे आप लोग, उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 10 का, 3 कल डिस्कस हुआ था। 4 में लिखा है कि द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशंस हाउ, करे कि लेखक महात्मा गांधी जी ने परसीव किया, ये हमें बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता से खतरा है कैसे। अपना कंसेप्ट लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं ना इसको। 5वां, व्हाट डज द ऑथर प्रीफर टू मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म में क्या प्रीफर करते हैं, क्या पसंद कर रहे हैं ऑथर? बेसिक, बेसिक नीड्स को लेना है, वो हेल्प हो लेकिन हिंड्रेंस ना बने। अच्छा, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, हमारा सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है? हमारा सिविलाइजेशन डिपेंड कर रहा है किस चीज पर, उसको कंट्रोल करने पे, वांट्स को मल्टीप्लाइंग पे नहीं, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड वांट्स हमारे अंदर होनी चाहिए। 7, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, रियल सेंस में क्या है, वही जो अभी लिखे थे। हाँ, रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन वही है कि हमें मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस पे रोक लगाना, सॉरी वांट्स पे रोक लगाना है, जिससे हमारा इंक्रीज और प्रमोट हो कैपेसिटी ऑफ सर्विस, कंटेनमेंट एंड रियल हैप्पीनेस को प्राप्त। खत्म, रह गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो बात करते हैं। फिर कल हम लोग एक न्यू पोएम को पढ़ेंगे, कल आना है, घर से छोटा चैप्टर है, हम बता देते हैं कौन सा। पेज नंबर निकालिए आप लोग, एक के हम लोग प्रोज पढ़ेंगे और एक पोएट्री से हम लोग पढ़ते जाएंगे, दोनों बैलेंस करके चल रहा है। कल पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पेज नंबर 126, छोटा पोएम है ना, पेज नंबर, सॉरी वो नहीं है, पेज नंबर कहाँ गया पोएम जी, वही तो स्वीटेस्ट लव, ठीक है ना, 126 में देख लेता हूँ, 127 हाँ 7 में, एक मिनट। कौन इसका पोएट है? जॉन डोन। जॉन डोन के बारे में कल परिचय पढ़ लेंगे, और इस पोएम को भी कल प्रयास करेंगे इसको दही कर दिया जाए, क्योंकि छोटा है, में भी 2 दिन लग सकता है, क्योंकि समझना अति आवश्यक है। सिलेबस पूरा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक लाइन को समझना और बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होना वो अति आवश्यक है। तो कल इसका हम पार्ट 1 खत्म करेंगे, पहला की इंट्रोडक्शन कल खत्म होगा जॉन डोन के बारे में, और दूसरा इसका पेज नंबर 127 कंप्लीट पढ़ के आइएगा इस क्वेश्चन के पहले तक। देखिए पेज नंबर 128 का लास्ट, आई सेल्फी और अस टू एडवांस, यहाँ तक पढ़ के आएंगे, ताकि कल पार्ट 1 खत्म हो जाए, फिर परसों पार्ट B और उसके साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी लिखा देंगे। खत्म, ठीक, मिलते हैं कल इसी टाइम में। थैंक यू।